नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश सरकार जन विरोधी सरकार है। इस सरकार को उखाड़ फेरने का ले संकल्प। आज जिस तरह भोपाल में समाजवादी के आंदोलन को कुचलने का प्रयास सरकार और जिला प्रशासन ने किया है, उससे लगता है कि सरकार समाजवादी आंदोलनों से घबरा गई है। वहीं मध्य प्रदेश समाज पार्टी के महासचिव मुदस्सर सलीम के यहाँ विदिशा में ईडी द्वारा सरकार के इशारे सपा नेता मुदस्सर सलीम को परेशान किया जा रहा। उससे ये लगता है कि सरकार और प्रशासन मिलकर समाजवादी नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र रचकर परेशान कर रही है और हम सरकार की इन ओछी हरकतों से डरने वाले नहीं हैं। प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश रामायण सिंह पटेल। क्या ये उसी के कारण है कि बीजेपी दौरान प्रेस कर रही है? यूपी के चुनाव के रिजल्ट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी में जरूर घबराहट हो गई है और उनको ये लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित जाने वाली है। आज समाजवादी पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिलों में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया था तथा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देना था, लेकिन सरकार ने जो इस ढंग से व्यक्त किया है कि हम लोगों के कार्यक्रम को कल अनुमति दी गई और आज रात में ही अनुमति को निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार सरकार की जो नीतियां हैं बहुत गलत हैं। अभी कल हमारे समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव श्री मुदस्सर जी हैं जो विदिशा के रहने वाले हैं, उनके यहाँ ईडी का छापा भी डाला गया। चुनाव को देखते हुए जो इस प्रकार की कार्यवाही सरकार कर रही है ये घोर निंदनीय है और सरकार ये डर रही है कि अब हम जाने वाले हैं, इस कारण से इस प्रकार की सरकार करने जा रही है। ये जो ईडी छापा पड़ा है इसको किस रूप देख रही है? ये सरकारी घबराहट है या समाजवादी पार्टी को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? ये सरकारी घबराहट भी है और समाजवादी पार्टी को दबाने का प्रयास भी है, क्योंकि अब चुनाव नजदीक हैं और जल्द चुनाव होने वाले हैं और जो सरकार के खिलाफ जो सर्वे आ रहे हैं उस हिसाब से सर्वे को देख करके सरकार घबराहट में आ गई है। जैसा कि मैं तो मानता हूं कि हमारे गृह मंत्री का बार बार मध्य प्रदेश में दौरा, भोपाल में दौरा जो हो रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी में घबराहट आ गई है कि हमारी जो स्थिति है वो दयनीय हुए। जो यूपी में जो धरना प्रदर्शन रखा गया था, किन्हीं कारणों से सरकार द्वारा उसको निरस्त किया गया। क्या सरकार डरी हुई लग रही है या फिर इस डर के कारण इस धरने को रोका गया है? सरकार डरी भी है, सहमी भी है और ये जाने सरकार जा रही है इसका एहसास मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को हो चुका है और यही कारण है कि आधी रात को एक महिला जिलाध्यक्ष के घर फोन करना, उसको परेशान करना, तंग करना वायलेशन है। क्या ये मानसिक प्रताड़ना नहीं कहेंगे कि आधी रात को संविधान में इजाजत नहीं है, आधी रात को 6 से 6 तक आप संविधान कहता है हमारा, फिर आप आधी रात को ऐसी क्या मारी जा रही थी कि आप 7 बजे परमिशन देते हैं और 12:30 बजे रात में आप धमकी देते हैं कि धरना प्रदर्शन आपका कैंसिल हो गया। कौन से मुख्य बिंदु रखे थे धरने में जिस वजह से सरकार ने डर के? हमने जन विरोधी सरकार के खिलाफ हमने 10 मुद्दे रखे थे, जिसमें प्रमुख रूप से आजकल देख रहे हैं हम मध्य प्रदेश में रेप, गैंगरेप, बलात्कार, कानून व्यवस्था और जिस तरह के हालात मध्य प्रदेश में बने हुए किसानों के, छात्रों के, शिक्षा, चिकित्सा, इन सब मुद्दों को लेकर हमने रखा था और सरकार के खिलाफ सारे मुद्दे थे। इन्हीं मुद्दों को लेकर एक संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रदर्शन था। क्योंकि ये राजधानी थी, राजधानी में एक बड़ा आयोजन था, उसके रोकने के लिए जिस तरह का कृत्य मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने करा है बहुत निंदनीय है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को यह एहसास हो चुका है कि मैं जाने वाला हूँ। मध्य प्रदेश में ट्रेंड है चल चुका है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि दलित युवक को के ऊपर पेशाब करने का। तत्कालीन भोपाल में भी एक यही कांड देखने को मिला, रामेश्वर शर्मा के समर्थक द्वारा किया गया। राजनीति के सत्ता के गलियारों में आपको भू माफिया और अपराधी मिलेंगे। आज यही वजह है कि चाहे वो रीवा का मामला हो
ये चाहे आदिवासी बच्चियों का गैंगरेप का हो या रीवा का पेशाब कांड हो, या अब जो दलित युवक के सरपंच पति के साथ सर पे पेशाब किया 8 घंटे इस राजधानी, जिसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाक कहा जाता है, नाक के नीचे 8 घंटे तक वो पिटता रहा, विधायक समर्थक मारते रहे। ऐसा जघन्य अपराध के अपराधी घूम रहे हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास से ऐसा कोई आदेश अभी तक पारित नहीं होना, ये दर्शाता है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को, उस सत्ता से जुड़े हुए अपराधियों को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किस तरह मदद कर रहे हैं। अभी तक ना तो बुलडोजर पहुंचा, ना कोई हथौड़ा पहुंचा, ना जिला प्रशासन पहुंचा, तो उंगलियों पर नाचने वाला नगर निगम नहीं पहुंचा। इससे ये लगता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके जो गलियारे में जो समर्थक है, उनके हाथ पैर यही अपराधी हैं जो भूमाफिया बने हुए, गरीबों को, किसानों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को जिस तरह से मारा पीटी कर रहे हैं, जिस तरह से उनसे प्रॉपर्टियां छीनी जा रही है। इससे ये लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार अपने अंतिम सांसों पर टिकी हुई है। यकीनन मध्य प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी करेगी। जो आंदोलन अभी निरस्त किया गया सरकार द्वारा, क्या ये आंदोलन दोबारा फिर से भोपाल में देखने को मिलेगा? ये अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की, संपूर्ण मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं की, भोपाल के कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की इज्जत और नाक और सम्मान की बात है। अब जो प्रदर्शन होगा वो भीषण होगा, आर पार की लड़ाई होगी। इसमें सड़क से हम जब तक उठेंगे नहीं, जब तक सत्ता से बेदखल नहीं कर देंगे। ऐसा संघर्ष हम सड़कों पर आगामी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से सहमति लेकर, अनुमति लेकर दोबारा से भोपाल में इसी प्रदर्शन को दोबारा करेंगे। उस सरकार के ही खिलाफ होगा, उस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम संपूर्ण मध्य प्रदेश में यहाँ से भोपाल से किया जाए। भोपाल से खबर है जहां पर विश्व विख्यात चिकित्सा शोध जर्नल द लांसेट का साउथ एशिया और एडिशन पहली बार हिंदी में भी प्रकाशित होगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बड़ी घोषणा की है। हिंदी में भी होगा। द लांसेट का ट्रांसलेशन अंग्रेजी के बाद विश्व की चौथी भाषा होगी हिंदी। द लांसेट की डिप्टी पब्लिशिंग हेड फियोना मैकलेब और एल्जेवियर पब्लिकेशन के प्रमुख शंकर कोल ने किया हिंदी चिकित्सा प्रकोष्ठ मंदार का अवलोकन। ये हिंदी हिंदुस्तान और हिंदी मीडियम्स के चिकित्सा विद्यार्थियों के लिए बेहद खास दिन। मंत्री सारंग ने कही ये बात। फियोनी को आमंत्रित किया था। फियोनी कल भोपाल पहुंची, भारत आने के बाद भोपाल पहुंची। कल दिन भर हमारी अलग अलग स्तर पर इनके साथ मीटिंग हुई और आज हमारा ये निश्चय हुआ है कि मध्य प्रदेश सरकार के मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ हमारे मंदार कक्ष के सानिध्य में हम अब लांसेट को हिंदी में भी प्रकाशित करेंगे। ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का ये संकल्प था कि हम हिंदी के बढ़ावा देने के लिए मेडिकल की पढ़ाई तो करवाएं ही, उसके साथ साथ हमारे हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनको रिसर्च और उससे जुड़ी हुई जो अनुसंधान है उस विषय में भी हिंदी में कुछ मटेरियल हम उपलब्ध करा सकें। हिंदी में हमारे 5 साल के जो करिकुलम है, हमारा पाठ्यक्रम है, उसको जिस प्रकार से रूपांतरित किया है हमारे मध्य प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी मेंबर्स के माध्यम से, हम इसी तरह लांसेट का जो जनरल है उसका भी रूपांतरण करेंगे। साल में हर महीने एक जनरल आता है, टोटल 12 संस्करण आते हैं लांसेट के। हमने ये निश्चित किया है कि वो सभी 12 लांसेट के संस्करण अब हिंदी में भी प्रकाशित होंगे। मध्य प्रदेश सरकार का चिकित्सा शिक्षा विभाग लांसेट को ये ट्रांसलिटरेशन करके मुहैया कराएगा और लांसेट के माध्यम से जो एल्जेवियर इसकी मातृ संस्था है उसके माध्यम से इसका प्रकाशन होगा। हमारे विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस में प्रकाशन करेंगे और हिंदी में हमारी मेडिकल की पढ़ाई को अगले 5 वर्षों में हम पूरा कर देंगे।
पर विगत 2.5 महीने पहले हम लोगों का ऐसा विचार आया कि हम एक साथ सभी जो हमारे बाकी बचे हुए 13 सब्जेक्ट्स हैं उनको हम एक साथ हिंदी में रूपांतरित करेंगे और वो काम जो हम 5 साल में करने वाले थे उसको इसी साल पूरा करेंगे। और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि मेरी टीम के सामने जब हमने ये विचार रखा तो उन्होंने इस बात को शिरोधार्य किया और मध्य प्रदेश के अलग अलग मेडिकल कॉलेज की हमारी जो फैकल्टी, मैं यदि ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मेडिकल साइंस की गीता है वो भागवत गीता, जिसको शायद दुनिया का हर इस फैटर्निटी का, इस डॉक्टर बिरादरी का हर एक व्यक्ति फॉलो करता है। हमने ऐसा विचार किया कि जब हम हिंदी में MBBS की पूरी पढ़ाई करवा रहे हैं तो क्यों ना हम लांसेट को भी हिंदी में प्रकाशित करने का आग्रह करेंगे। और इस विषय में हमने लांसेट से कांटेक्ट किया, बातचीत की और आज आपके समक्ष मैं इस बात एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विगत वर्ष हमने मेडिकल की MBBS की पढ़ाई के फर्स्ट ईयर को हिंदी में शुरू किया था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी के आह्वान पर हमने फर्स्ट ईयर की पढ़ाई हिंदी में MBBS की शुरू की। इस वर्ष इसी महीने की 23 तारीख तक हम बाकी जो हमारी MBBS की पढ़ाई है उसको भी, उसकी किताबों को भी रूपांतरित कर देंगे। पर हमारा एक विचार था कि यदि हमने MBBS की पढ़ाई हिंदी में शुरू की है तो रिसर्च को लेकर भी हम हिंदी में काम करें और उसको लेकर हम लगातार बात कर रहे थे। दुनिया का जो सबसे बड़ा रिसर्च पेपर है, रिसर्च का जो जर्नल है वो है लांसेट मेडिकल फील्ड का। हमने उनसे कांटेक्ट किया, लगातार हमारी उनसे बातचीत हो रही थी और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आज हिंदी दिवस पर लांसेट और मध्य प्रदेश के मेडिकल एजुकेशन विभाग में एक साझा समझौता हुआ है कि अब लांसेट भी हिंदी में प्रकाशित होगा। लांसेट की जो डिप्टी पब्लिशिंग हेड हैं फियोना मैकने, वो हमारे आग्रह पर हिंदुस्तान पधारी। कल से हमारी उनके साथ मीटिंग हो रही थी। उनके इंडिया के चीफ शंकर कौल जी भी उनके साथ थे और हमारी और उनके साथ अब साझा रणनीति बनी है कि अब आगे आने वाले समय में लांसेट भी हिंदी में प्रकाशित होगा, जो मेडिकल स्टूडेंट के रिसर्च के लिए बहुत उपयोगी होगा, जो खासकर हिंदी मीडियम के हैं। निश्चित रूप से ये एक बड़ी उपलब्धि है हिंदी को लेकर। हमारा मंदार जो हमारा वॉर रूम है जिसमें हम ट्रांसलिटरेशन का काम करते हैं वो इसमें सहयोग करेगा। हमारे मध्य प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी मेंबर्स इसमें सहयोग करेंगे। ट्रांसलिटरेशन का काम मध्य प्रदेश सरकार करेगी और पब्लिशिंग का काम लांसेट करेगी। ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि अब हिंदी वो चौथी लैंग्वेज बन रही है जो कि जिसमें लांसेट का रिसर्च पेपर पब्लिश होगा। इंग्लिश बड़ी है, उसके बाद स्पेनिश लैंग्वेज और पुर्तगाली लैंग्वेज थी, पर अब हिंदी जो पूरी दुनिया की एक बड़ी लैंग्वेज है वो भी हिंदी, तो वो भी अब लांसेट के साथ जुड़ रही है। ये हिंदी के लिए भी बहुत बड़ी बात है, हिंदुस्तान के लिए भी बहुत बड़ी बात है, मेडिकल फैटर्निटी के लिए बहुत बड़ी बात है और हिंदी मीडियम के हमारे स्टूडेंट के लिए भी बहुत बड़ी बात है। आज हमने साझा पत्रकार वार्ता में इस बात की घोषणा की है। जल्द हम लोग पेपर फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे और उसके बाद जल्द से जल्द लांसेट हिंदी में प्रकाशित होगा। एनजीटी के आदेश के बाद पूरे मध्य प्रदेश में चलने वाले क्रूज और पेट्रोल से चलने वाले बोट के लिए बंद करने का आदेश जारी किया गया है। आदेश जारी होने के बाद प्रभाव से राजधानी भोपाल के बड़े तालाब और छोटे तालाब में जो क्रूज और पेट्रोल से चलने वाले बोट थे उन्हें बंद कर दिया गया और जो निजी बोट चलाने वाले लोग हैं उनका कहना है कि इस तरह के आदेश से हमें कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। हालांकि एनजीटी का जो आदेश है वह आदेश प्रदूषण नियंत्रण को लेकर है और वह आदेश ठीक है, सही मान रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि अचानक से आदेश दिया गया है। काश ये आदेश का हमें इसका समय मिला होता तो हमारे जो वोट हैं उनकी कहीं ना कहीं हम व्यवस्था करते। एनजीटी ने आदेश दिया है कि अब बड़ी झील और झीलों में मोटर बोट और पैडल बोट नहीं, पैडल बोट से चलेगी ना।
स्पीड आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम सरदार भगवंत मान के रीवा दौरे को लेकर रीवा में आपकी प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल और प्रदेश सह प्रभारी दिनेश चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दौरे को लेकर मीडिया से जानकारी दी। आपकी प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने कहा कि हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि सतना के बाद अब एक बार फिर आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान 18 सितंबर को विंध्य की सरजनी पर रीवा आ रहे हैं और रीवा में SAF मैदान में आम आदमी पार्टी की एक बड़ी जनसभा होने जा रही है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान सभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि महारैली की तैयारियां रीवा के SAF ग्राउंड पर बड़ी तेजी से चल रही है और जनसभा में करीब 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। नमस्कार बंधुओं को नमस्कार और मेरा प्रणाम है। और साथ में रीवा जिले के बिंद की धरा पर रीवा जिले में सतना के बाद अब बड़ी सभा में एक महारैली की शुरुआत होने जा रही है, जो दिनांक 18 सितंबर को दोपहर में 1 बजे और के ग्राउंड में होने जा रही है। और एक ये बड़ी रैली ग्वालियर से भी महारैली के बड़े यहाँ पर होगी, जिसकी शुरुआत होने जा रही है। और यह शुरुआत जो ग्वालियर में हुई थी उस बड़ी रैली के से भी बड़ी रैली यहाँ पे होगी और पूरे मंच की तैयारियाँ चल रही हैं। और पूरे मध्य प्रदेश से लगभग यहाँ पर 1 लाख से भी जनता जनार्दन हमारे कार्यकर्ताओं का आगमन होगा। और यह एक परिवर्तन की रैली है, बदलाव की रैली है। और जो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटियाँ दी हैं, उस गारंटी के से जो दिल्ली में काम हुए हैं और पंजाब में हो रहे हैं, उस गारंटी के आधार पर हम मध्य प्रदेश में परिवर्तन और बदलाव की राजनीति और काम की राजनीति करेंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी सिर्फ काम की राजनीति करती है, जो दिल्ली का मॉडल है और जो पंजाब का है। और जो मध्य प्रदेश के स्थानीय मुद्दे होंगे, उन मुद्दों के लेके पूरी 230 की जो विधानसभा की सीटें हैं, उन बूथों पे काम चल रहा है। और हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी जो गारंटियां हैं उनको के साथ वो जा रहे हैं, जनता तक पहुंच रहे हैं। और इस बार 2023 का चुनाव जो नवंबर में होने वाला है, यह एक बदलाव का होगा और काम की राजनीति होगी। क्योंकि इस परिवर्तन में जनता, मध्य प्रदेश की जो जनता है वह बदलाव चाहती है और काम चाहती है। वह भाजपा और कांग्रेस से तंग आ चुकी है, परेशान हो चुकी है। तो एक विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और आप सबको इस बार जो 2023 का चुनाव आने वाला है, यह एक बदलाव का होगा और काम की राजनीति होगी। क्योंकि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि जो अगर हमने काम किया है तो वोट दीजिएगा, अगर नहीं किया है तो आप वोट मत दीजिएगा। इसी के आधार पर और गारंटी के आधार पर हम घर घर पहुंचेंगे और काम की राजनीति की शुरुआत होगी। इस बार मध्य प्रदेश में बदलाव देखने को मिलेगा। रीवा के पत्रकार भाई इस प्रेस वार्ता में पहुंचे हैं, आप सबका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मुझसे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष मैडम रानी अग्रवाल जी ने आपको बताया, और हमारी जो आम आदमी पार्टी रीवा की पूरी टीम है वो भी इस प्रेस वार्ता में मौजूद है। हमारे लोकसभा अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे यूथ के अध्यक्ष, हमारे महिला विंग के नेत्री और सारी टीम जो रीवा की है वो इस आज प्रेस वार्ता में मौजूद है। और आज आपके माध्यम से जो बात हम रीवा की, विंध्य की और मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहते हैं, वो यही है कि बदलाव की धरती रीवा के ऊपर इस देश में सबसे बड़े बदलाव करने वाले नेता, नई पॉलिटिक्स लाने वाले नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी 18 सितंबर को इस बदलाव की धरती पर SAF ग्राउंड में पहुंच रहे हैं। और जिस कदर कार्यकर्ताओं का और जनता का रुझान है इस रैली में शामिल होने के लिए, जिस कदर जो लोगों का संपर्क है हमारी पार्टी के नेताओं से हो रहा है, उससे ये हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि ग्वालियर से भी जो बड़ी रैली है वो रीवा में 18 सितंबर को होने वाली है। ग्वालियर की रैली से भी बड़ी रैली, और ख़ास तौर पर रीवा के लोगों में इस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा उत्साह है कि अरविंद जी सतना के बाद अब
रीवा में इस धरती के ऊपर आ रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता ऑलरेडी जो गारंटीज श्री अरविंद केजरीवाल जी ने सतना में अनाउंस की थी, जहां पर आप सब लोगों ने भी उनको पब्लिश किया होगा, लोगों तक पहुंचाया होगा। हमारे कार्यकर्ता उन सभी गारंटीज़ को मैं आपको बता दूं कि घर घर तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश के हर एक घर तक, हर एक वोटर तक, हर एक व्यक्ति तक उन गारंटियों को पहुंचाने के लिए हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और उन्हीं गारंटियों को समर्थन देने के लिए, उन्हीं गारंटियों के लिए बदलाव को समर्थन देने के लिए लाखों लोग अरविंद केजरीवाल जी को सुनने, अपने महबूब नेता से बात करने SAF ग्राउंड में 18 सितंबर को पहुंच रहे हैं, आ रहे हैं। और साथ में हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री, जिन्होंने दिल्ली के बाद पंजाब में हर एक गारंटी को पूरा करके दिखाया है, सरदार भगवंत सिंह मान जी, वो भी श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ उस दिन इस रैली में मौजूद रहेंगे। और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए जो मध्य प्रदेश के लोग अब तक के भाजपा के और कांग्रेस के राज से तंग आ चुके हैं, दुखी आ चुके हैं, उन लोगों को बदलाव की, उम्मीद की एक नई किरण, नया रास्ता अरविंद केजरीवाल जी दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के लोगों को अरविंद केजरीवाल जी बताएंगे कि जो दिल्ली में हुआ है, जो पंजाब में हुआ है, वो मध्य प्रदेश में भी संभव है और मध्य प्रदेश में भी होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी आम लोगों का जो राज है वो आ सकता है। इसका मैसेज इस बदलाव की धरती के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी 18 सितंबर को देंगे। और आप सबसे भी मेरी विनती है कि 18 सितंबर के लिए मध्य प्रदेश में एक नई अच्छी शुरुआत करने के लिए आप सब भी सहयोग करें। और उस दिन के लिए आप सबको वहाँ पर आप सबकी हाजिरी के लिए, आप सबको आने के लिए भी मेरी आप सारे मीडिया को बेनती है। और इस मैसेज को सारी जनता तक लेकर जाने के लिए भी आप सबसे बेनती है, ताकि मध्य प्रदेश में भी एक नई शुरुआत जो है वो हो सके। धन्यवाद। जबलपुर में MP स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले हजारों की संख्या में पैरामेडिकल और नर्सिंग के छात्र छात्राओं ने घंटाघर चौक पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया, जहां मेडिकल यूनिवर्सिटी की अनियमितताओं और सरकार के द्वारा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। जहां MP स्टूडेंट यूनियन छात्र संगठन और छात्रों का कहना था कि सरकार के द्वारा मेडिकल यूनिवर्सिटी की अनियमितताओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे प्रदेश के हजारों नर्सिंग और पैरामेडिकल के छात्राओं का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। जहां पिछले 3 सालों से पैरामेडिकल और नर्सिंग के छात्राओं के परीक्षा नहीं हुई, जिसको लेकर आज एक ज्ञापन प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नाम दिया गया है। आज आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या आप लोगों की मांग? जी, हम लोग यहाँ पे कलेक्टेड में यहाँ पर है ना इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे ना जबलपुर के बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चे एक साथ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और ये इसीलिए इकट्ठे हुए, यहाँ पे परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। परीक्षाएं नहीं होंगी तो वोट नहीं दिया जाएगा, तो पहले परीक्षाएं करवाए उसके बाद वोट। यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे ऐसे आएंगे कि जो जबलपुर के नहीं है, जबलपुर के बाहर के, तो उन लोग का पैसे वगैरह सब लगते हैं। इससे ना पेरेंट्स परेशान है, स्टूडेंट परेशान है। तो पहले आप लोग वोट तो छोड़ दीजिए, वोट कोई नहीं दे रहा है जब तक है ना परीक्षाएं नहीं होंगी। तो पहले परीक्षाएं होंगी उसके बाद वोट। थैंक यू। मेरा नाम बुशरा मंसूरी है। हौसले को बुलंद करता है, हमारी टीम के हौसले को बुलंद करता है। और कहीं ना कहीं आज हमारी आपके बीच में जिम्मेदारी, इसके लिए मैं आप लोगों से मध्य प्रदेश के छात्र ईश्वर की शपथ लेते हैं कि विगत 3 वर्षों से लंबित मध्य प्रदेश के नर्सिंग और पैरामेडिकल की परीक्षा न होने से हमें मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कर पाना मुश्किल है। अतः हम छात्र शपथ लेते हैं कि यदि प्रदेश शासन हमारी परीक्षा नहीं कराती है तो हम आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश के समस्त छात्र प्रदेश सरकार को
वोट नहीं करेंगे एवं हम अपने अभिभावक एवं शुभचिंतकों से आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश सरकार का बहिष्कार करने का निवेदन करेंगे एवं अगर प्रदेश की भाजपा सरकार जबलपुर के वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मंडला जिले के रमणी बंजरा ग्राम में एक घायल तेंदुआ मिलने से हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई है। स्थानीय लोगों ने घायल तेंदुए की जानकारी वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने जब तेंदुए को देखा तो वह घिसट कर चल रहा था। उसके शरीर पर कई घाव थे जिसमें कीड़े पड़ गए थे। वन विभाग के द्वारा तेंदुए को बेहोश कर पशु चिकित्सा महाविद्यालय वेटनरी अस्पताल लेकर आया गया। वहां वन जीव चिकित्सकों ने तेंदुए का इलाज करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि तेंदुआ अन्य जंगली जानवर से लड़ाई के दौरान घायल हो गया था, जिसके कारण उसके शरीर पर कई घाव हो गए थे जिसमें कीड़े पड़ गए थे। वह चल भी नहीं पा रहा था। पशु प्रेमियों के अनुसार घायल तेंदुए की हालत चिंताजनक बनी हुई है। वन्यजीव चिकित्सक अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। हेलो ठीक है हो गया। आइए मैडम। सभी इलाज कर रहे हैं। अंदर से बना यहाँ की बिल्डिंग ही नहीं दिखती। क्या अभी फिर से बोलना है? नहीं, वो एक ऐसी नॉर्मल फुटेज। अच्छा। जबलपुर वृत्त के अंतर्गत आने वाले मंडला क्षेत्र में ये रमणी बंजर के नज़दीक ये एक घायल तेंदुआ मिला है कल। उसको यहाँ पे एडवांस ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे उसके लिए लाया गया है। करीब 5 वर्षीय नर ये तेंदुआ है। वैसे तो इसको चूँकि घसीट के चल रहा है, कई प्रकार के इसको बैक्टीरिया वायरस या कई प्रकार के इसमें परीक्षण चल रहे हैं इसका, और ट्रीटमेंट चालू कर दिया गया है इसका। वैसे तो हालत वैसे गंभीर बनी हुई है, लेकिन अब देखिए इसको जैसा बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है इसमें। और ये 5 वर्षीय नर तेंदुआ है। ये घायल अवस्था में मिला था तो इसके शरीर में जो संक्रमण कीड़े पड़ गए थे, चूँकि घायल होता है, घसीट के चल रहा है, चोट खुल गई थी, स्किन वो गई थी, वहाँ मैकेट्स हो गए हैं, इल्लियाँ मतलब मक्खी बैठ के इल्लियाँ, तो उसने इसको ज़्यादा डैमेज किया है, तो उसके कारण इन्फेक्शन इसके है। और भी इसके पैथोलॉजिकल टेस्ट चल रहे हैं और उस हिसाब से इसका प्राथमिक उपचार चालू कर दिया गया है। जैसे रिपोर्ट आती है उसके उपरांत उसको प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चालू होगा। देखिए जंगल में है, आपस में वैसे तो ऐसा लगता है कि आपस में जैसे लड़े होंगे, और एक्सरे वगैरह किए, हड्डी वगैरह तो सकुशल हैं। इसमें कई प्रकार के रोग भी होते हैं, संक्रमण होते हैं। ऐसा शिकार की संभावना तो नहीं लग रही है किसी प्रकार से, शिकार का नहीं है। शिकार होता तो 15 दिन तक वो ऐसा लग रहा है कि से घायल है, ऐसे जो है अगस्त के दौरान ये मिला था। हमारे वेटनरी कॉलेज वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में रात में 1 बजे बोहरीबंद से एक तेंदुआ आया है,
जिसकी रात में तो खैर बहुत ही सीरियस कंडीशन थी, मगर रात में जो भी इलाज हो सकता था किया गया। फिर सुबह उसका सारे हेमाटोलॉजिकल, बायोकेमिकल और एक्सरे और एक पीसीआर होता है, वो टेस्ट वगैरह कर रहे हैं। उसके बाद ही अभी किसी निर्णय पे पहुंच पाएंगे, क्योंकि उसके दोनों पीछे के पैरों में पैरालिसिस है, हाइंड लिम्स उसके पैरालाइज्ड हैं, वो घिसट के चल रहा है। तो अभी इलाज जारी है, आगे देखते हैं कैसी क्या परिस्थिति बनती है उस हिसाब। बमनी बंजर से, हाँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लाए उनके साथ। निजी स्कूलों में पढ़ने वाली 7वीं कक्षा की छात्रा स्कूल में 5 मिनट लेट पहुंची तो लेट आने से गुस्सा टीचर ने उसे बहरे से पीट दिया, जिसके चलते बच्ची को शरीर में काफी तकलीफ होने लगी और वह जब घर पहुंची तो दर्द से तड़पने लगी। माता पिता ने जब उसकी हालत देखी तो उनसे रहा नहीं गया। वे मिलेनियम स्कूल पहुंचे और प्रिंसिपल से मामले की शिकायत की, जिस पर प्रिंसिपल ने बच्चे को ही लेट आने के लिए दोषी कहते हुए अपना पल्ला झाड़ दिया। इस बीच बच्चे की हालत ज़्यादा खराब होने लगी तो परिजनों चिकित्सा के पास ले गए पहुंचे और जहां पर की गई जांच का इंतजार किया जा रहा है। बेटी की इस हालत पर परिजनों को काफ़ी गुस्सा आया और वह सीधे मामले की शिकायत गोहलपुर थाने में दर्ज करने पहुंचे। पुलिस ने पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर मामला जांच में लिया है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। कौन सा लाभ डाला उसमें? 26/5/82 होगा, वही होगा। क्या मामला था फिर उसमें? नहीं, एक आज रिपोर्ट आई है कि एक स्कूल है, मिलेनियम स्कूल है, वहाँ की टीचर ने बच्चों के साथ कोई अभद्रता की है स्कूल आने जाने को लेकर लेट होने के चलते। तो उसी के संबंध में एक शिकायत अभी आई है, तो उसको जांच में लिया गया है। दोनों पक्ष अभी ये थाने पे हैं, उस पर अभी उन लोगों को जांच में रखा हुआ है। उसमें जो भी तथ्य आएंगे उसमें वैधानिक कार्रवाई की। मेरी बच्ची मिलेनियम एकेडमी पढ़ती है, आज 5 मिनट लेट हो गई तो स्कूल की सब्जेक्ट टीचर ने उसको ऐसा मारा कि उसके हाथ पैर में दर्द हो रहा, सुबह कुछ खाया पिया भी नहीं उसने, रो रही है वो दर्द के मारे। मिलेनियम एकेडमी 7th क्लास की स्टूडेंट है वो। ये त्रिमूर्ति नगर में है। मेरा नाम है आशीष केसरवानी, मेरी बच्ची का नाम है वैष्णवी केसरवानी। 7th क्लास की स्टूडेंट है, 12 साल की। गोहलपुर थाने में मैंने FIR दर्ज कराया। जबलपुर के खमरिया थाने क्षेत्र अंतर्गत महगवा में दबंग लोकमन कुशवाहा और उसके बेटे गांव में रहने वाले ग्रामीणों और दुकान संचालित करने वाले दुकान संचालक की जगह अवैध तरीके से कब्जा करने को लेकर आए दिन विवाद करते हुए थाने में झूठी शिकायतें दर्ज करवाता है। इस मामले में पवन यादव ने बताया कि उनके द्वारा चाय नाश्ते की दुकान खोलने के लिए विगत 1 साल पहले संतोष कुशवाहा से जमीन खरीदी गई थी। वह जब दुकान पूरी बन गई तब किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन पास में रहने वाला लोकमन कुशवाहा और उसके बेटे व अन्य साथियों द्वारा बेवजह झूठी शिकायतें दर्ज करवाते हुए गांव और दुकान की जमीन को अपना बता रहा है। वहीं ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि वह गांव में 4 पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं। वहीं लोकमन कुशवाहा के द्वारा अचानक सारी जमीन अपनी बताकर आए दिन विवाद कर मकानों को तोड़ने की धमकी दे रहा है, जिससे गांव के लोग काफी परेशान हैं और दहशत के माहौल में है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। ये भी है, इसको भी परेशान कर रखा है। हाँ, इसलिए वो भी परेशान है।
खाली करा उनकी 2-3 पीढ़ियाँ लेकर आ गई उनके पास में टैक्स की रसीद खुदा ही बचपन से हो गई इधर पे घूमते घूमते। आपने भी देखा होगा कि भाई यहाँ उसकी कहाँ गई। आ रहा है किसी तरफ जी कहाँ से हैं आप और क्या परेशानी हो रही है आपको? ये लोकवन हमको परेशान कर रहा है। क्या बोलते हैं? और हमारी 3 पीढ़ी यहाँ बीत चुकी, चौथे हम भर बचे हैं और ये सब हमारे बच्चे हैं, बहुएं हैं। ये इतना परेशान 2 साल से तो ज़्यादा परेशान कर रहा है। क्या बोल रहे हैं? मकान तोड़ो, कैसे तोड़ लें हम मकान को लेकर के परेशान? इतने से थे जो लोकमन लोग, जब इनके माँ बाप नहीं रहे, उनके माँ बाप जहाँ से नहीं रूंधते रहे वहाँ से जे रूंध रहा है। अब वो पूरा घर हत्या रहा है। हम लोग सरकारी ज़मीन में है और ये बेवजह अपनी जगह बता रहे हैं। बेवजह हम लोगों को आके कहीं पुलिस को लेके आएगा, कहीं कुछ करेगा, तंग करता है एकदम। नाम बता दो। आज कहाँ यानी आप लोग खड़े हैं, ये क्या दिक्कत आ रही है? ये दिक्कत तो पिछले काफ़ी टाइम से चल रही है, जब से हमने कंस्ट्रक्शन चालू किया था शॉप का। और चालू होने के बाद 1 साल बाद ये समझ में आया। उस टाइम पे हमें समझ भी नहीं आ रहा था कि दिक्कत चल क्या रही है, यहाँ पे हो क्या रहा है। इनका पहले कहना था कि 5 फुट ज़मीन उन्होंने दबाई है। हमने किसका कहना है? ये लोकमान जी का कहना है कोर्ट में जाके कि ये हमने 5 फुट उनकी ज़मीन दबाई है। फिर धीरे धीरे कहना इनका कि हमने पूरा इनका दबा लिया है ज़मीन। कब्जा कर। हाँ, बल्कि ऐसा है नहीं। और दिन पर दिन ये पीछे साइड ये बढ़ते जा रहे हैं। जैसे रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये धीरे धीरे पीछे अपना बढ़ते जा रहे हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि इसमें साथ कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। अगर ऐसा रहता तो ये शुरू में बताते। हमने सामने से अपना, जब इन्होंने 1.5 फुट हमने ज़मीन छोड़ी, पीछे से 1.5 फुट ज़मीन छोड़ी, तो 5 फुट अगर हम साइड से क्यों नहीं छोड़ पाते। और दबाना ही होता तो हम आगे साइड में जाके दिक्कत कर रहे होते। जबकि दोनों साइड आप देखोगे तो हमारी दुकान में घुसने के लिए रास्ता नहीं है। एक कार सही से खड़ी नहीं हो पाएगी, इतना सामने से पार्किंग है नहीं। फिर भी हम लोग चला रहे हैं जैसे तैसे। 3 स्टाफ लगे हुए हैं, प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं। बहुत परेशान हैं हम लोग। और यहीं पे हम तो ठीक हैं, हमसे ज़्यादा तो ये गांव वाले परेशान हो गए हैं। दिन पर दिन ये लोग बोलते हैं कि हमारी ज़मीन कब्जा कर ली है। आए दिन इनको गाली देना, ये वो करना, सब कर रहे हैं। और सपोर्ट कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है। ये लोग हमसे ज़्यादा तो ये परेशानी। चलिए हम तो व्यापार कर रहे हैं, व्यापार करते करते चले जा रहे हैं। पर ये दिन पर दिन ये लोग छूट जा रहे हैं, इनको गाली दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब देख लीजिए, इनसे बात करिए। बाकी क्यों कर रहे हैं ये ऐसा अपनी? अब इनका पता नहीं। अब इनका लग रहा है इनको कि वहाँ पे इनकी बगल में दुकान है, तो दुकान में कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब इनका कहना है कि वीआईपी दुकान खोल ली है। वीआईपी दुकान अगर खोले होते तो हम प्रॉपर लेंटर वोल्टर सजाते। हम 3 शेड में जाके दुकान नहीं बना रहे होते। जैसा आप देख रहे हो कि हमने इतना आगे से कहीं कितना अच्छा कंस्ट्रक्शन किया, कितना नहीं किया, आपको समझ में आ रहा होगा देख के। अब इसके आगे क्या करना है आप लोग देख लीजिए। आपका नाम? मेरा नाम राज सिंह है। महंगा सिंह। 1 मिनट बता जी, क्या परेशानियाँ हो रही हैं आप गांव वालों को और कौन परेशान? यहाँ लोकमन कुशवाहा है, वो आके बहुत परेशान करता है, गाली गलौज देता है, लड़की बेटी एक करता है वो हम लोग की। रात में हमारे पति देव नहीं रहते हैं, यहाँ के वहाँ के गाली देता है। ये कौन सी आदत है उसकी? हम लोग गरीब इंसान हैं, रोज़ का हम लोग को लाना खाने वाले इंसान है, हम लोग को गाली गलौज दे रहा है। वो कहता है ये ज़मीन हमारी है, पुश्तैनी ज़मीन है हमारी, यहाँ 4 पीढ़ी हमारी बीत गई और ये हम लोग को अब परेशान कर। जब हमारे मतलब पिताजी थे, हमारे ससुर थे, तब कहाँ थे आप? मर गए थे उस समय पे, अब आप जिंदा हो गए हो। झूठी रिपोर्ट जाके वहाँ पर दिला रहे हैं, हम लोग को परेशान कर रहे हैं। अब बताओ हम लोग कहाँ जाएं? क्या चाह रहे हैं आप? हम लोग ये चाह रहे हैं, हम लोग जहाँ रह रहे हैं हम लोग वहीं रहेंगे, ये जगह हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हाँ, बस हम ये महंगा है।
नाम बताओ। नाम आपका? अंजना। सामने देखा था, ये भी तरफ देखा। मैं बेवजह यहाँ मुझे 1 ईयर हो गए यहाँ पे छोटी सी चाय बिस्किट की मैंने एक काउंटर खोला यहाँ पे। उसके बाद ही से मुझे परेशानी यहाँ पे दबाव डाला जा रहा है लोकमन कुशवाहा करके उनके लड़के और कुछ वहाँ के बुला के सिटी के कुछ लड़कों को गाली गलौज करवाना, दुकान के सामने मारपीट करवाना, गांव वालों को धमकाना। जिसने मुझे ज़मीन दी ये संतोष भैया हैं, वो सामने यहाँ पे हैं, अभी मेरे सामने ही हैं। और जो 90 साल की महिलाएं हैं ये चल उठ बैठ नहीं पाती हैं, इनके साथ गाली गलौज करना, धमकाना, इनको लड़कों को मारपीट करना। कुछ समय उनके एक छोटा सा बच्चा था 11 साल का, उसको सर पे लट मार दिया था, ठीक है, हॉस्पिटल में ले गया था। और ये सब चीज़ें ये लोकमन जो है ये बहुत करोड़पति है, अपने घर पे बैठ के दारू पिलाता, लड़कों को गांजा सप्लाई करवाता है, सारे गलत काम करवाता है। इनके पास 5 अवैध प्रॉपर्टी हैं जिसमें बना के मकान तैयार करके लोगों को किराए से दे रखा हुआ है। और मुझे दबाव बना के बेवजह का केस बना दे रहा है, आए दिन कुछ भी केस बना दे रहा है, जाके कुछ भी बाहर छूट बूट करके ऐसा कर दे रहा। सर क्या कहना है उसका? उसका कहना ये है कि ये ज़मीन मेरी है, ये मैं हूँ यहाँ का मालिक, आप कैसे आ गए, और कुछ नहीं है, यही बोलना, फिर गाली गलौज करवाना लड़कों के साथ आए दिन, और बस यही है। सर नाम है मेरा नाम तो पवन कुमार यादव है, मैं छोटी सी दुकान चलाता हूँ, यही चाय बिस्किट का काउंटर है।